फेमिनिज्म, ऐसा वर्ड जो आज की तारीख में कई लोगों का सिरदर्द बन चुका है। जुलाई 31 2021 ये वही तारीख है जिस दिन एक बेगुनाह टैक्सी ड्राइवर को एक लड़की ने 22 बार थप्पड़ लगाए, फिर उसे रात भर जेल में भी डाल दिया गया, इसलिए क्योंकि उस लड़की ने इसके खिलाफ FIR लिखवाई थी। पर क्या उस लड़की के पास उस टैक्सी ड्राइवर के खिलाफ कोई सबूत थे? नहीं। लेकिन ये इकलौता केस नहीं है, ऐसे कई सारे केस ऐसे जहां पर लड़के बेगुनाह होने के बावजूद भी सजा भुगत रहे हैं। और ऐसा ही कुछ वो हाल ही में 10 मार्च 2021 को जेल से रिहा किए विष्णु तिवारी के साथ, जो पिछले 20 साल से जेल में सजा काट रहे थे एक ऐसे झूठे रेप केस के लिए जिसमें कोई सॉलिड प्रूफ भी नहीं था। लेकिन ये भी कुछ नहीं है। 2014 में दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन के अनुसार दर्ज हुए गए रेप केसेस में से 53% रेप केसेस फॉल केसेस थे। लेकिन यार, बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी सॉलिड प्रूफ के डायरेक्ट जेल भेज देना, क्या हमारा कोर्ट इसकी इजाजत देता है? यस। जिसका एक और एग्जाम्पल है अगस्त 2015 का, जब सरबजीत सिंह नाम के इस बंदे ने अपनी इज्जत, अपनी जॉब सब गंवा दी सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सड़क के बीचों बीच एक औरत के साथ बहस की, जिसके लिए उसे बिना कुछ पूछे सीधा जेल में फेंक दिया गया। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर हमारे लॉस में ऐसे कौन कौन से लूप होल्स है जिनका फायदा ये महिलाएं उठा रही है। आखिर फिर संविधान ने ऐसे लॉस बनाए क्यों? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बिना किसी सबूत के एक बंदा आखिर जेल में जा कैसे रहा है। तो एक्चुअली 2012 के निर्भया केस ने पूरे देश को हिला दिया था, जिसके बाद सांसद पर सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप के खिलाफ और ज्यादा कड़े कानून बनाने के लिए दबाव पड़ने लग गया। और तब जाकर IPC, एविडेंस एक्ट और कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के कानूनों में एकदम से बदलाव लाए गए। एंड बिल्कुल उसी समय IPC की धारा 354 को बदलकर उसे 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें से एक के बारे में आज बात करेंगे, वो है 354A यानी पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट। इस लॉ के हिसाब से अगर कोई भी मर्द किसी भी महिला से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है या फिर उनसे कोई भी तरीके का सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड करता है या फिर वो उस महिला को उसकी विल के अगेंस्ट पोर्नोग्राफी दिखाता है, तो उस शख्स को जेल होगी या फिर उसे फाइन भरना पड़ेगा या फिर दोनों। पर अब जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 2014 में दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन के अनुसार रेप केसेस के दर्ज हुए में से 53% केसेस फॉल्स केसेस थे। अब इन्हीं फॉल्स केसेस में से एक केस था विष्णु तिवारी का भी। अब साल 2000 में यूपी की एक औरत, पति और उसके ससुर तीनों ने मिलकर थाने में एक केस दर्ज करवाया। उस केस के अकॉर्डिंग विष्णु तिवारी नाम के एक आदमी ने उस 5 मंथ प्रेग्नेंट औरत पर रेप करने की कोशिश की और साथ ही उसे काफी मारा पीटा भी गया था। अब तभी FIR दर्ज करवा के उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और 2003 में सुनवाई के बाद उन्हें उम्र कैद की सजा भी दी गई। लेकिन हाल ही में उनकी फैमिली की डिमांड्स में उनके केस को रीओपन किया गया और एक लंबी सुनवाई के बाद विष्णु तिवारी बेगुनाह साबित हुए, क्योंकि फिर से रीओपन करने के बाद हाई कोर्ट ने यह नोटिस किया कि 20 साल पहले जब यह इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तब उसके दौरान या उस विक्टिम महिला के सैंपल्स लिए गए थे, तब उसकी किसी भी प्राइवेट पार्ट्स पर कोई भी तरीके की इंजरी नहीं थी और ना ही उसकी किसी भी रिपोर्ट्स में स्पर्म या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के ट्रेसेस मिले थे। और इसी बात पर उन्हें 20 साल बाद रिहा कर दिया गया। यानी कि विष्णु तिवारी पिछले 20 सालों से बिना किसी क्राइम के ऐसे ही सजा काट रहे थे। अब उन्हें इंसाफ तो मिला, लेकिन इन 20 सालों में उनके लिए तो पूरी दुनिया ही बदल गई। उनका परिवार मर चुका है, उनके पास कोई सहारा नहीं है, ना ही उनके पास कोई जॉब है और ना ही उन्हें कोई अच्छी खासी जॉब मिल पाएगी। इसका जिम्मेदार कौन है? और क्या ऐसा सिर्फ एक ही लॉ है जिसका फायदा ये महिलाएं उठा रही है? जवाब है नहीं। हमारी सांसद ने USA के एक वुमेन प्रोटेक्शन लॉ को अडॉप्ट किया था, जो सेक्सुअली, मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल एब्यूज को कवर करता था। लेकिन इन सब के अलावा भारत ने एक और लॉ को ऐड किया है, जो है वर्बल एब्यूज का। बट यहाँ पर कई लोग इस लॉ के बारे में स्केप्टिकल है कि वर्बल एब्यूज को हम ना तो मेजर कर सकते हैं, ना इसे ट्रेस कर सकते हैं। एंड दूसरी बात तो ये है कि ये सारे वर्बल एब्यूज सिर्फ महिलाएं फेस कर सकती है, मर्द नहीं। सो गाइस, इस बात को जानने के लिए हम बात करते हैं जसलीन कौर के केस की। अगस्त 2015 में दिल्ली के तिलक नगर से सरबजीत सिंह को सिर्फ एक लेफ्ट टर्न मिला था, बट जसलीन कौर की नाम की लड़की ने उसे यह क्रॉस देने के लिए मना कर दिया था। और जब सरबजीत ने कौर को कहा कि यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है लेफ्ट साइड की ड्राइविंग के लिए, तो वो क्यों रुके, तब जसलीन को यह बात बुरी लग गई। उसने सरबजीत सिंह से बहस करनी शुरू कर दी। फिर उसी तू में बहस के बीच जसलीन ने सरबजीत का फोटो निकाला और फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। फिर उसके कुछ ही टाइम बाद क्या होता है, फेसबुक पर पोस्ट वायरल हो जाता है। फिर कुछ ही देर में सरबजीत को धारा 354A और IPC 509 के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। और वहीं पर जसलीन को सोशल मीडिया सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट और यहाँ तक कि सोनाक्षी सिन्हा जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का भी सपोर्ट मिल रहा था। फिर जैसे ही सरबजीत रिहा हुए, क्या लगता है कि मीडिया ने और उन लोगों ने उसे किस तरह से ट्रीट किया होगा? कई सारे चैनल्स ने खुलेआम मीडिया पर सरबजीत को नेशनल परविट और दिल्ली का दरिंदा घोषित कर दिया था। न्याय तंत्र का एक मूल सिद्धांत होता है कि जब तक कोई भी आरोपी दोषी साबित ना हो तब तक वो बेकसूर होता है। अब मुझे ये बताओ कि वो चीज यहाँ पर फॉलो क्यों नहीं होती? इसके बाद ये केस 4 सालों तक चलता रहा, सोशल अब्यूज होते रहे, कोर्ट के चक्कर काटते रहे। फिर 4 साल बाद सरबजीत इनोसेंट पाए गए। अब वापस से सरबजीत को इंसाफ तो मिला, लेकिन इस पूरे चक्कर में सरबजीत ने अपनी जॉब खो दी, अपनी इज्जत खो दी, यहाँ तक कि अपने पिता को भी खोते खोते रह गए। लेकिन जब वो सही साबित हुए तब जसलीन कौर के साथ क्या हुआ? उनके खिलाफ कोई भी चार्जेस या कोई भी केस नहीं हुआ। लेकिन यहाँ भी इन लूप होल्स की बात खत्म नहीं होती। अब अगर बात करें डाउरी केसेस की, तो इसमें काफी मर्द भी सहते हैं। निशा शर्मा का एंटी डाउरी केस के
बारे में ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्लियरली IPC 498A को मिसयूज किया। इस कहानी की शुरुआत हुई जब मई 2003 में सारे अखबारों की फ्रंट पेज पर न्यूज छापी गई थी नोएडा की एक लड़की की, जिसने शादी के दिन 12 लाख की डावरी और कार देने से मना कर दिया था। फिर उस लड़के मुनीस दलाल और उसके परिवार पर डावरी का केस डाला गया। तब रातों रात इंडियन और इंटरनेशनल मीडिया ने उस लड़की को एक यूथ आइकॉन और इंडियन औरतों के लिए एक रोल मॉडल करार दिया, जिसके बाद ये केस कोर्ट में लगभग 9 सालों तक चलता रहा। जब इसके बाद इसकी लास्ट सुनवाई हुई तो यह पता चलता है कि वो लड़का बेकसूर था, लेकिन बेकसूर होने के बावजूद भी उस लड़के को और उसके परिवार को 9 सालों के लिए बदनामी झेलनी पड़ी। लड़के को और उसके परिवार को अपनी जॉब्स खोनी पड़ी। उसके साथ जो मेंटल और फाइनेंशियल ट्रॉमा हुआ वो अलग है। और ये इकलौता ऐसा इंसान नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार डावरी के दर्ज होने वाले 5.5 लाख केसेस में से 70% केसेस झूठे ही होते हैं, क्योंकि निशा शर्मा जैसी लड़कियां इन लॉस का गलत फायदा उठाती है। इन लॉस में काफी सारे लूप होल्स होते हैं, जैसे कि IPC धारा 498A के तहत अगर किसी औरत ने अपने घर वालों पर केस दर्ज किया है तो सबको पुलिस बिना किसी इन्वेस्टिगेशन या बिना किसी इंक्वायरी के सीधा जेल में डाल देती है। और ऐसे केसेस में उन लोगों को बेल तक नहीं मिलती, यानी अक्सर सुनवाई होने तक काफी बार ये लोग जेल में ही होते हैं। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि जब ऐसे केसेस कोर्ट और पुलिस के सामने बार बार आ रहे हैं तो क्यों पुलिस इन केसेस में बिना किसी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के सीधा पुरुष को ही जेल में डाल देती है? आखिर ये कब तक चलेगा? जैसे कि अभी की मोस्ट ट्रेंडिंग वीडियो लखनऊ के कैब ड्राइवर के केस के बारे में बात करें तो CCTV फुटेज में यह साफ दिख रहा है कि लड़की खुद चलकर कार के सामने आई थी और उसी ने हंगामा मचाया था, और यहाँ तक कि उस कैब ड्राइवर को कूद कूद के 22 थप्पड़ भी मारे, लेकिन फिर भी लड़की यह झूठ बोलती कि लोग उसे मारते हुए 300 मीटर तक लेते गए और हड्डी भी तोड़ दी। पर यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि उस टाइम पुलिस क्या अपनी आंख बंद करके उसकी बातें सुन रही थी? उनकी किसी भी चोट या घाव पर नजर नहीं पड़ी? बट नहीं, FIR दर्ज करते वक्त बिना किसी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के उस ड्राइवर को सीधा जेल में फेंक दिया गया सेक्शन 151 के तहत। लेकिन सेक्शन 151 तो पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने के लिए लगा था, लेकिन आप ध्यान से देखें तो साफ साफ पता चलता है कि पब्लिक के पीस को कौन डिस्टर्ब कर रहा है। चलो अगर अब हम यह भी कहते हैं कि दोनों झगड़ रहे थे, झगड़ा तो दो लोगों के बीच होता है ना, एक हाथ से तो ताली बजती नहीं, तो फिर पब्लिक के पीस को डिस्टर्ब करने के लिए सिर्फ लड़के को ही जेल में भेजा गया, लड़की को क्यों नहीं? इसलिए अब यहाँ पर यह सवाल आता है कि हम या फिर सरकार इसके बारे में क्या कर सकती है। जब भी किसी महिला को मदद की जरूरत होती है तो इन NGOs जैसे ऊर्जा फाउंडेशन, अक्षरा फाउंडेशन, आजाद फाउंडेशन, मैत्री फाउंडेशन जैसे NGOs को कॉन्टेक्ट कर सकती है और वो उनकी मदद करे। लेकिन क्या आप यहाँ पर मर्दों के लिए बनाए गए एक भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता सकते हो? सो गाइस, सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन, वास्तव फाउंडेशन, कुछ ऐसे फाउंडेशन है जो मेन राइट्स के लिए आवाज उठाते हैं। अब यहाँ पर मेरा यह मानना है कि गवर्नमेंट को भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या NGOs को फंड करना चाहिए, उन्हें बनाना चाहिए और उन्हें पब्लिकली बहुत ज्यादा पॉपुलराइज और एडवर्टाइज करना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जब भी कोई महिला इसे सिर्फ बोल देती है कि उसके पति ने या उसके घर वालों ने उसे मोलेस्ट किया हो, उसे अब्यूज किया हो या उसे वर्बली अब्यूज किया है, तो वहां पर उसके पति को और उसके परिवार को सीधा जेल में डाल दिया जाता है बिना किसी बेसिक इन्वेस्टिगेशन के और इन्फॉर्मेशन कलेक्शन के। यहाँ तक कि कई बार तो महिलाएं उस क्राइम इंसिडेंट्स का सही से डिस्क्रिप्शन भी नहीं दे पाती, फिर भी सारे एक्यूज लोगों को सीधा गिरफ्तार कर लिया जाता है। जोमेटो डिलीवरी बॉय का केस तो याद होगा, जहां हितेशा फ्री का खाना खाने के लिए अनन्या पांडे जैसी एक्टिंग करती है और पुलिस डिलीवरी बॉय को सीधा अरेस्ट कर लेती है। तो क्या यहाँ पर पुलिस को एटलीस्ट बेसिक इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करना चाहिए कि क्या इस घटना का कोई प्रूफ या एविडेंस है भी या नहीं? अब तीसरी गलती हमारी है। सरबजीत जैसे केसेस में बिना ये जाने की सच्चाई क्या है हमने मीडिया पर सीधा उन्हें दोषी करार दिया, क्योंकि हम भी तो ऐसे केसेस को बिना किसी प्रूफ के इंस्टा या फेसबुक पर सीधा वायरल कर देते हैं। इसी की वजह से तो इनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। इसलिए यहाँ पर बहुत जरूरी ये है कि किसी को भी हम मीडिया ट्रायल का विक्टिम ना बनने दे, क्योंकि ऐसा कल को अपने साथ भी हो सकता है। अक्सर देखा जाए तो भाई साहब हम मर्दों की कहीं पर कोई इज्जत नहीं है, हम धोबी के कुत्ते बन चुके हैं, ना घर के ना घाट के। और वही इन लड़कियों को देख लो यार, कितनी इज्जत मिल रही है, या इन्हें घर में लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है और हमें नाग। ऊपर से मर्द कहीं पर कामयाब भी हो जाए ना तो उसका क्रेडिट भी अपने आप इन लड़कियों के पास चला जाता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो फिर इनकी नजर में अटल जी, कलाम जी कामयाब थोड़ी है, क्योंकि उनके पीछे तो कोई लड़की नहीं थी। सच तो यह है कि वो लड़का और कामयाब हो सकता था अगर बीच में ये लड़की ना आती। पर फिर भी कुछ लड़कियां बोलती कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। अरे पर भेदभाव तो हम मर्दों के साथ हो रहा है। आप देख लो, कहीं कोई पब्लिक प्लेस में कोई लड़का किसी लड़की को छेड़े तो पूरी पब्लिक मिलकर मारती है। लड़की को इंप्रेस करने के लिए सारे हीरो बनकर बचाने आ जाते हैं। लेकिन वहीं अगर किसी लड़की ने किसी लड़के को छेड़ दिया ना तो कोई मानता ही नहीं कि ये क्राइम है। इसी बात का फायदा ये लड़कियां उठा रही है, हमारी जिंदगी में अपनी मर्जी से आ रही है, अपनी मर्जी से जा रही है, हमें नहीं पूछती। हम मर्द तो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बचाने के लिए बोलते हैं कि आती को रोकता नहीं, जाति को टोकता नहीं, पर सच तो यह है कि रोकने पर भी रुकती नहीं। और इसमें गलती ना हम मर्दों की है, क्योंकि हमारी लाइफ में जब भी कोई लड़की आती है ना हम दिन रात उसी के बारे में खो जाते हैं, हम उसे अपनी लाइफ की पूरी किताब मान लेते हैं। लेकिन उनकी लाइफ में हम सिर्फ एक पेज होते हैं और ऐसे पेज न जाने वो अपनी किताब से डेली कितने फाड़ कर फेंक देती है। इसीलिए बोल रहा हूँ, सावधान रहे, सतर्क रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।